Take on another headline, that is Neowise. This is the new name of a comet. So recently discovered a comet हुआ जिसका नाम है C/2020 F3. It is also known as Neowise. So after the NASA telescope, जब से NASA का एक NASA में telescope erect किया गया, lot of places have been, so many telescope has been erected. तो उसने डिस्कवर किया एक बहुत क्लोजेस्ट अप्रोच करता हुआ एक कॉमेट को जुलाई 22 को. तो कॉमेट के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा व्हाट एक्चुअली कॉमेट इज. वी हैव सो मेनी सोलर ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग इन स्काई. तो दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 64 मिलियन माइल्स और अर्थ के ऑर्बिट के बहुत क्लोजर है. अब हम लोग कॉमेट्स की बात बोलेंगे व्हाट एक्चुअली कॉमेट इज. इसको स्नोबॉल्स भी कहा जा सकता है. इसका हेड होता है, इसकी टेल होती है, एंड मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ डस्ट, रॉक्स एंड आइस पार्टिकल्स. और ये जो है काफ़ी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से बना हुआ है. और कॉमेट कैन बी प्रोडिकल, इट कैन बी सम ईयरली टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी देयर. इनकी विड्थ बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. 10 ऑफ माइल्स कैन बी देयर. सो एज इट्स कम क्लोजर टू द सन समटाइम्स, लाइक इट इज़ वेरी क्लोजर दिस टाइम F3. तो जब जैसे ही क्लोजर आता है दे हीट अप ऑल द मटेरियल वट एवर इट इज़ मेड अप ऑफ, इट मेल्ट्स डाउन. और डस्ट और जो गैसेस वगैरह होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, उसका हेड ग्लो हो जाता है. और समटाइम्स दिस कॉमेट्स आर क्वाइट लार्जर देन ए प्लानट आल्सो. तो उसके बाद क्या होता है, जब सन के क्लोज आता है तो इसकी जो डेब्रिज होती हैं वो एक टेल सी बन जाती है. और दिस टेल कैन बी ऑफ मिलियन ऑफ माइल्स, इट कैन बी वेरी लॉन्ग वन. तो हर टाइम हम देखेंगे कॉमेट पास करता है सन को तो कुछ ना कुछ मटेरियल अपना लूज करता है क्योंकि सन का हीट बहुत है. एंड लेटर ऑन इट डिसअपियर टोटली. So there are millions of comets basically near the sun. So we come across with 3,650 known comets according to NASA. Comets can be occasionally pushed near closer to the sun and Earth के neighborhood भी कभी कभी आ जाता है due to gravity of some planets. It is possible. The next headline is TEFIC. यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने एक वाइट पेपर निकालने की बात बोली है. ये मैं कर चुका हूँ. बेसिकली वो टाइप ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग फॉर कोविड, उसके ऊपर वाइट पेपर आएगा. वाइट पेपर का होता है पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन होगी. तो दैट इज देन वी हैव कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज. सो लॉट ऑफ हेल्थ कंपनीज, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज आर कमिंग इन इंडिया, जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. अगर आपको कोरोना होता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी से आप सेव अप हो सकते हैं. एज वी नो ऑलरेडी देर आर सो मेनी वेव्स. फर्स्ट वेव भी खत्म हो गई, सेकेंड वेव इज अप्रोचिंग. तो लॉट ऑफ केसेस कम अक्रॉस ऑफ कोविड. So we have a regulatory body for insurance that is called IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India. So they have allowed 30 general and other health insurance to give Corona Kavach health insurance policies. इसमें कोशिश ये की गई कि अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका इंश्योरेंस किया जा सके ताकि आपको इंश्योरेंस में आपको परेशानी मत हो. तो कोरोना को ऐड किया गया जो पहले नहीं था. तो इस पॉलिसी में आपके जितने मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी कोरोना वायरस के कारण होंगे, दैट ऑल विल बी कवर्ड इन इट. हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपका होता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है, फॉर 15 days दे विल पे यू एक्सपेंसेस, वॉट एवर एक्सपेंसेस. दैट कैन इंक्रीज टू 30 days. तो आपकी पॉलिसी की जो रेंज होगी 50,000 से 5 लाख तक के आसपास है. आप इतने में इंश्योरेंस करवा सकते हैं. पॉलिसी कैन बी अवेल्ड फ्रॉम एनी पर्सन हु इज़ फ्रॉम एज 18 to 65. So this policy is known as Corona Kavach policy. It can be for yourself, it can be for your wife, it can be your parents, parents-in-law, dependent children up to age of 25 years of age. So next one is AH-64E Apache attack helicopters. We are purchasing lot of defense instruments from other countries. तो इसी series में we have purchased a very important helicopters which are attacking helicopters, that is called Apache helicopters. So that has been given by USA. So 564E Apache attack helicopters have been brought up to Indian Air Force and they become part of Indian Air Force. और उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया. 22 अपाचे उसमें से देने थे यूएसए ने इंडिया को, वो दे चुके हैं. तो दिस अपाचेज वर डिप्लॉयड एट द कंट्रोवर्शियल साइट जहाँ पे इंडिया और चाइना का कंट्रोवर्सी चल रही है, ले एयरवेज के पास. और इनकी मूवमेंट पूरी तरह से असेस की जा रही है. वी ऑलरेडी नो देर इज़ अ रिफ्ट बिटवीन गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन लद्दाख.
तो इंडियन एयरफोर्स ने पहला बैच अपाचे का सितंबर 2019 में इनकॉर्पोरेट किया था, और इट वाज इनकॉर्पोरेटेड एट पठानकोट एयरबेस। ये बहुत बड़ा एयरबेस है, आपका एयरफोर्स स्टेशन है पठानकोट में। इंडिया ने 22 अपाचे लेने की बात की थी हेलीकॉप्टर्स, 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स। चिनूक्स आर वेरी हैवी लोडर्स, वी कैन से बीस्ट कह सकते हैं इसको। और ये कंपनी जो इनको बनाती है दैट इज़ बोइंग। बोइंग जो आपके प्लेन्स को बनाती है, इंटरनेशनल करियर्स को बनाती है, और इट हैज़ बीन परचेज थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री सेल प्रोग्राम ऑफ यूएस। तो गवर्नमेंट ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट 2015 में, अंडर 3 बिलियन डील का हुई थी परचेज़ करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने विज़िट किया था इंडिया को फरवरी में, प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको अपाचे दे देंगे। तो वी हैव 6 एडिशनल अपाचे विच हैज़ बीन ब्रॉट अप इन आर्मी आल्सो। तो बोइंग का एक जॉइंट वेंचर लग रहा है हैदराबाद में। इंडिया, क्योंकि अब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बोइंग भी अपनी एक यूनिट लगा रहा है हैदराबाद में। तो टाटा बोइंग एयर स्पेस लिमिटेड बनाई जा रही है, और इसका स्ट्रक्चर जो बनाएंगे अपाचे का, दैट हैज़ बीन फ्रेम्ड इन इंडिया इटसेल्फ। तो दैट्स नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट हेडलाइन इज शुड कुवैत ड्राफ्ट एक्सपर्ट बिल वरी इंडिया। कुवैत में बहुत सारे वर्कर्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनको भारत भेजा जा रहा है वापस। तो एक ऐसा बिल आया है कुवैत में कि उनके लोगों को काम मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो क्या दैट इज सम वरीसम रीजन फॉर इंडिया, बिकॉज लॉट ऑफ रेमिटेंस कम फ्रॉम दीज कंट्रीज टू इंडिया। तो कुवैत ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल बिल बनाया जिसका नाम है ड्राफ्ट एक्सपेट्रेट बिल। और बहुत सारे इंडियंस मिडिल ईस्ट में हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया का जो डेस्टिनेशन है डायस्पोरा, वो 160 कंट्रीज में है एट दिस मोमेंट। सो 8 मिलियन पीपल्स आर वर्किंग इन दीज कंट्रीज। तो दिस इज ऑल मुस्लिम कंट्रीज। अराउंड 2.1 मिलियन आर फ्रॉम केरला। तो मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम केरला इट्सेल्फ। और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं ये लोग, बहुत सारा रेमिटेंस भेजते हैं इंडियन। लेकिन अगर ये वापस आते हैं तो दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक टू इंडिया। सो मैनी अदर स्टेट्स जहाँ से लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग बहुत जाते हैं कुवैत में, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड राजस्थान। तो कुवैत हैज़ मेड अ बिल and they wanted to reduce the number of expatriates, the people who migrated from their country to Kuwait, और 70% टोटल पॉपुलेशन को उन्होंने पैकअप किया है। 70% जो लोग इंडियन लगे हुए हैं कुवैत में, उनको वापस भेजने की कोशिश हो रही है। कुवैतीज आर माइनॉरिटी इन कुवैत। आपने ऐसा कोई कंट्री नहीं सुना होगा जहाँ पे उसी देश के लोग माइनॉरिटी में हैं। तो कुवैतीज आर मेनली माइनॉरिटी इन कुवैत। जो टोटल पॉपुलेशन है 4.3 मिलियन लोगों की, कुवैत के लोग जो हैं वो 1.3 मिलियन है, विच इज़ लेस देन 1/3। मैक्सिमम पीपल आर इंडियंस इन कुवैत एट दिस मोमेंट। तो इंडियन एम्बेसी के हिसाब से कुवैत में अराउंड मिलियन प्लस लोग हैं कुवैत में। तो इंडियन कम्युनिटी बहुत है कुवैत में, बहुत सारे लोग इंडियंस हैं वहाँ पर। तो वो 5 to 6% पर एनम के हिसाब से बढ़ भी रहे हैं। और अभी तो आपकी प्रॉब्लम आ गई कोविड के कारण, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत सारा आ गया। तो every country is putting lot of restrictions on migration basically. तो इंडिया एज लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा इंडियंस को निकाला जा रहा है कुवैत से बाहर। तो कुवैत की नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल दिए हैं कि कैसे इन फॉरेनर्स को रिड्यूस किया जाएगा कंट्री की पॉपुलेशन से। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है इंडियन, खासकर माइग्रेंट्स पे जो भारत से जाते हैं। तो इंडियन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 15% ऑफ कुवैती सिटीजन। तो 15% से ज़्यादा नहीं जा सकता है। इजिप्शियन, बांग्लादेशी, फिलिपिनोस को 10% कुवैत में रह सकते हैं। तो दैट इज़ देयर। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, अगर हम देखेंगे बहुत सारे इंडियंस क्यों जाते हैं बाहर, माइग्रेट करके क्यों जाते हैं। लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर इन आवर कंट्री, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है कुवैत में। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी होता है किसी कंट्री में अगर इतने सारे लोग जाएंगे तो। और वहाँ का नेशनलाइजेशन की बात हो रही है कि वहाँ के लोगों को काम दिया जाएगा, बाकी किसी कंट्री को नहीं दिया जाएगा। तो इन कंट्रीज़ में जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारा पैंडेमिक का इफेक्ट आया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन हो गई हैं। तो कोविड-19 ने बहुत सारा कंसंट्रेशन जो इन कंट्रीज़ में, हमारा पॉपुलेशन जो बहुत फैली हुई थी इन कंट्रीज़ में, उस पर एक होल्ड लगने की कोशिश आ रही है। तो व्हाट आर द चैलेंज इंडिया आर फेसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ कुवैतीज। तो ये 2 लाख के आसपास इंडियन ही रह सकते हैं कुवैत में। तो बहुत सारे इंडियंस को वापस भेजा जाएगा। एक तो हमारे को जो फॉरेन रेमिटेंस आता है, जो बाहर से पैसा आता है, वो स्टॉप हो जाएगा।
और इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, दैट्स द रीज़न वाई पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम दैट। तो इससे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बिगड़ेंगी। व्हाट आर द चैलेंजेस कुवैत विल फेस? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर थिंकिंग अबाउट नेशनलाइजेशन ऑफ जॉब्स, कि मैक्सिमम उधर के लोगों को ही जॉब मिलना है। तो एवरीवेयर यू नीड सो मच डाइवर्सिटी ऑफ वर्क, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट काम करना पड़ेंगे, तो वो शायद कुवैत के लोग ना कर पाएँ, तो दिस चैलेंज विल रिमेन देयर। सो अगर हम 3.27 लाख ऑफ इंडियन एक्सपर्ट्स को मानेंगे तो दे आर डोमेस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स, क्लीनर्स, नैनीज, कुक्स एंड हाउसमेट्स का काम करता है। तो बहुत सारे इंडियंस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हैं वहाँ पर। तो बहुत डिवीजन ऑफ लेबर है इन सोसाइटी में। तो अगर ये जल्दी से भेजे जाएंगे तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम कैन बी देयर फॉर इंडिया। ऐसे इंडियन और एशियन वर्कर्स पॉसिबल नहीं है अब, और वो लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। तो 5.23 लाख इंडियंस डिप्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर, जैसे टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी में लगे हुए हैं। तो 28,000 इंडियन वर्क फॉर कुवैती गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में भी काम करते हैं वो, नर्सेज का, इंजीनियर्स का, ऑयल कंपनीज में लगे हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं। तो कुवैत अगर ऐसा कुछ करता है तो वैल्यूएबल जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दीज पीपल आर वेरी टेक्निकली साउंड पीपल। तो कुवैत को बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप ऐसे नेशनलाइज कर देंगे गवर्नमेंट जॉब्स को, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ऐसा जो सिटीजन्स होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करते होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसा है इसमें। नेक्स्ट वन इज IFI ऑन ए बायरिंग स्प्री। तो वी आर परचेजिंग लॉट ऑफ, सो बहुत सारे हम लोग डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहे हैं, डिफेंस की चीज़ें खरीद रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। डायरेक्टली कोई भी कंट्री नहीं खरीदती। देयर इज़ ए इंस्टीट्यूशन दैट इज़ कॉल्ड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। पहले वो अप्रूव करती है अगर इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग। तो लॉट ऑफ थिंग्स इंडियन एयरफोर्स इज परचेजिंग बिकॉज वी नीड फॉर इंडियन एयरफोर्स। वी प्ले purchased Rafale plane from France, as you already know. So there is a defense acquisition council, और उसको हमेशा चेयर डिफेंस मिनिस्टर करता है। और उसमें हम लोगों ने परचेज़ किया अभी 21 MiG-29 फाइटर जेट्स इन इंडियन एयरफोर्स। ऐसे ही हम लोगों ने जो 59 हमारे MiG-29 जेट्स थे उनको अपग्रेड किया है। और इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में जो बहुत सारा कुछ ऐड हुआ है, एंड वी हैव परचेज 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, दैट्स ऑल वी हैव परचेज फ्रॉम रशिया। तो जो ये हमने 12 Su-30 MKI खरीदे हैं, मेनली लाइसेंस हैज़ बीन टेकन बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इंडिया की एक एजेंसी है जो आपके लिए प्लेन्स बनाती है। तो मैक्सिमम थिंग्स विच वी आर परचेजिंग नाउ, वी आर ट्राइंग दैट इट शुड बी बेस्ड शुड बी इन इंडिया। अदर डील्स आर आल्सो अप्रूव्ड बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। वी आर परचेजिंग पिनाका रॉकेट एम्यूनिशन, दैट इज़ अ लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, और उसकी रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास होगी। देन वी हैव अस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल में रेंज, ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी इंडक्ट किया हमने इंडियन एयरफोर्स में। तो लॉट ऑफ थिंग्स वी आर इम्पोजिंग आर इंडक्टिंग इन इंडियन एयरफोर्स। We'll take on first missile system, that is Astra Mk1, और it will be incorporated in Su-M30 MKI jets में लगाई जाएंगी उसको, और उसको इंडक्ट किया जाएगा। और Astra Mk2 इज़ डेवलप्ड बाय DRDO, हमारी बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी है जो बहुत रिसर्च का काम करती है स्पेशली डिफेंस के लिए। तो दिस इज़ ऑल देयर सिग्निफिकेंस। अगर हम देखें तो व्हाट विल हैपन इफ वी आर परचेजिंग लॉट ऑफ डील्स वी आर डूइंग विद अदर कंट्रीज। तो बहुत सालों से डिमांड थी इंडियन एयरफोर्स की, बिकॉज वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंडियन एयरफोर्स, ताकि हम अपने फाइटर स्क्वाड्रंस को बढ़ा सकें। तो इंडियन एयरफोर्स में अभी 30 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, और होने चाहिए 42, बिकॉज वी हैव टू डील विद चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। तो इंडियन एयरफोर्स इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट, और वो MiG-21 को हटाते जा रहे हैं बिकॉज इट्स आउटडेटेड नाउ। और कुछ सालों में हम लोग इसको हटा देंगे और इसकी स्ट्रेंथ को काफ़ी कम कर देंगे। MiG-29 को हम ऐड कर रहे हैं, MiG-29 के स्क्वाड्रंस बना रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, और इसको अपग्रेड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हम 12 Su-30 MKI भी बना रहे हैं, और उनका स्क्वाड्रंस को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्रैशेस हुए हैं तो वो हमें वरीसम है। एयर पावर जितनी हम बढ़ाएंगे तो हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में अटैक कर सकते हैं।
और आप लोगों को पता है वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट विद चाइना. अवर आर्मी एंड देयर आर्मी स्टैंड ऑफ पोजीशन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. देन वी हैव नेक्स्ट हेडलाइन, डोमेस्टिक एफर्ट्स भी देखेंगे आप. तो इंडिया में 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा MK-1A. और ये भी हम थोड़े दिन में डील साइन करने वाले हैं. इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारी होगी और हम भारत में इंडियनाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ कर रहे हैं. तो IFS को 20 इनिशियल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे थोड़े दिनों में और उसका क्लियरेंस भी हो जाएगा. और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हम लोग खरीद रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ही इसको बनाया जाए. और ये हम 2032 में इस पोजीशन में आ जाएंगे कि व्हेन वी आर परचेजिंग वी आर मेकिंग अवर सेल्फ. तो इंडियन एयरफोर्स अपना पहला बैच 36 रफाल का that has been contracted from France और 114 फाइटर जेट्स वी आर टेकिंग फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स और इंडिया में इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा. तो इंडिया अपने एयरक्राफ्ट को काफ़ी अपग्रेड कर रहा है. जो शॉर्टफॉल थी उसको पूरा करने की कोशिश हो रही है. वी हैव वेरी ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, जगुआर, मिराज 2000, MiG-29. इनको अपग्रेड किया जा रहा है और वी आर ट्राइंग विद रशिया टू अपग्रेड देम. इंडिया एयरफोर्स ने बहुत सारी डील साइन करी है. S-400 की बात हो रही है. ये डिफेंस सिस्टम है जो रशिया से ख़रीदा जाएगा और इसकी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. And then we are purchasing Apache attack helicopters which we are purchased from USA, and same with Chinook lift helicopters which we are purchasing from USA. So what lot of challenges we are facing. We have increased our defense budget. GDP का हमने बहुत शेयर इसमें बढ़ा दिया है और जबकि हम वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कोविड, लेकिन हमने बजट को अपना इंक्रीज़ किया है खासकर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के सिस्टम से. डिफेंस एलोकेशन अगर 2020 और 21 की देखेंगे तो दैट इज़ अराउंड 3.37 लाख करोड़. और जो पेंशन दी जाती है 1.5% हमारी GDP के हिसाब से जो डिफेंस पर्सनल उनको पेंशन दी जाती है. और बहुत सारी राइज हुई है अभी डिफेंस की पेंशन्स में. तो इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं जो उनको पे करनी है. 47,000 करोड़ उनको अभी पैसा देना है दूसरी कंट्रीज़ को और हम लोग चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स को हम मॉडर्नाइज कर पाएँ. तो दैट्स है. देन वी हैव CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड. तो इस बार किसको मिला है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को. बहुत प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है जो इन्वायरमेंट अवार्ड बोल सकते हैं हम लोग. NTPC गॉट. ये एक हमारी नवरत्न कंपनी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर यूनिट, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर. और सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन का जो रोल है वो NTPC निभाती है. दे गॉट अ प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड बिकॉज दे आर डूइंग कॉरपोरेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दे आर शोइंग एक्सलेंट वर्किंग इन दैट. तो दिस अवार्ड इज़ बेसिकली इंस्टीट्यूटेड बाय CII ITC सेंटर फॉर एक्सीलेंस और ये स्टार्ट हुआ था अवार्ड 2006 से. और ये अवार्ड आपकी रिकॉग्नाइज करता है और उस आदमी को रिवॉर्ड देता है जिसने सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को बहुत बढ़ाया है. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम किया. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वेयर योर सस्टेनेबिलिटी विल बी असेस्ड. और ये अवार्ड बेसिकली इसलिए इंस्टीट्यूट किया गया था ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है खासकर इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को रखकर तो हम उसको ये अवार्ड देते हैं. और एक रोल मॉडल की तरह भी रोल प्ले करती है इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए. और दे शो एक्सीलेंस स्पेशली इन बिजनेस सस्टेनेबिलिटी बिजनेस प्रैक्टिसेस में. एंड जो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पार्ट करती है नॉलेज को और इंडियन बिजनेस को ट्रेन करने की कोशिश करती है तो वी यूज टू गिव इट लाइक दैट. देन वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ चिली. एक मिर्ची है जिसको गंटूर चिली कहा जाता है. तो गंटूर इज़ अ प्लेस इन आंध्र प्रदेश और ये पहली बार है. और लेकिन यहाँ पर ये गंटूर चिली का मतलब यहाँ नहीं है वो चिली से. इंडियन रेलवेज़ ने स्पेशल पार्सल ट्रेन स्टार्ट करी है बांग्लादेश से और वो कैरी करेगी ड्राई चिलीज़. और ये चिलीज़ गंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से ली जाएंगी. ये बहुत स्पेशल टाइप की चिलीज़ हैं और इनका नाम GI टैग में भी है. और गंटूर और उसके आसपास का अगर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में
तो चिलीज़ के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि साउथ इंडियंस स्पाइसी खाना खाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. दैट्स द रीज़न वाई दे हैव मोर एंड मोर चिलीज. सो गंटूर इज़ अ फेमस प्लेस फॉर ग्रोइंग चिलीज. और जो क्वालिटी है फार्म प्रोड्यूस की, वो काफ़ी इंटरनेशनली रिकोगनाइज्ड है. उसमें खास यूनिकनेस है उसका टेस्ट में, उसके ब्रांड में. और गंटूर जो चिलीज़ हैं वो एक्सपोर्ट कनाडा भी होती हैं, एशिया भी होती हैं, यूरोप भी होते हैं. Guntur district is the main producer and exporter of lot of chilies and chili powder to various countries like Sri Lanka, Bangladesh, Middle East, South Korea, UK, USA and Latin America. So they have different type of colors. They have a special type of flair and Caspian type का लेवल है इसमें. जैसे आपकी कॉफ़ी होती है वैसा है. It's a very important part of a curry because we make lot of curries in India. तो चिलीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है करीज़ में. और स्पेशल डिशेज जो आंध्र प्रदेश में बनती हैं, दे यूज़ मोर एंड मोर दिस टाइप ऑफ चिलीज़. तो अगर हम ट्रेडिंग प्लेस देखेंगे गंटूर में, इसको गंटूर मिर्ची यार्ड भी कहा जाता है. ये एशिया का सबसे बड़ा एक यार्ड है जहाँ से आपको ड्राई रेड चिली मार्केट मिलती है. और बहुत टाइप की गंटूर चिलीज़ होती हैं. एक को कहते हैं गंटूर सनम चिली, और ये एक बहुत वैरायटी है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है. किसी भी चीज़ को जीआई टैग मिलना वो प्रेस्टीज को बढ़ाता है उस एरिया के. और गंटूर जो सनम चिल्ली है उसके लिए आपको वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ग्रोथ के लिए, और ड्राई वेदर बहुत अच्छा माना जाता है इसके मैच्योर होने के लिए. सनम चिल्ली बिलोंग्स टू अ वैरायटी ऑफ कैप्सिकम एनम. ये लैटिन वर्ड है जहाँ से ये इसको पिक किया गया. और इसकी थिक स्किन है काफ़ी, और 5 to 15 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इस चिल्ली की. तो दैट्स है. और इंडिया फर्स्ट है, अगर वर्ल्ड में हम देखेंगे चिली में, इंडिया नंबर 1. आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा लीड करता है चिली के लिए. 46% ऑफ चिली अगर इंडिया में प्रोड्यूस होती है तो डैट कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश. देन वी हैव रिमोटाइड एर्थराइटिस, ये बीमारी का नाम है. तो एक नैनो पार्टिकल्स बनाया है अभी हमारे साइंटिस्ट ने, ताकि आपकी जो पेन होती है, जो सिवियरिटी होती है अर्थराइटिस में, उसको रिड्यूस किया जा सके. तो साइंटिस्ट जो नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है मोहाली में, इट्स ऑटोनॉमस बॉडी विच इज़ वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन्होंने एक फॉर्मुलेशन करी है नैनो पार्टिकल्स. नैनो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है विद चिट्सुसिन. और ये नैनो पार्टिकल्स जिंक ग्लूकोनेट भी होगा. इसमें आपकी जो पेन होती है रूमेटाइड अर्थराइटिस में, उसको कम करने के लिए नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल होगा. इट इज़ बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़, और जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और इससे आपकी पूरी बॉडी में डैमेज आ जाता है, और इसमें आपकी स्वेलिंग बहुत होती है. देयरफॉर द वर्ड यूज्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर. और कुछ लोग इस पोजीशन में भी होते हैं कि उनमें बहुत सारे बॉडी के जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाते हैं. स्किन पे बहुत अफेक्ट आता है, आइज़ पे बहुत अफेक्ट आता है, लंग्स पे अफेक्ट आता है, हार्ट पे आता है, ब्लड वेसल्स पे आता है, जॉइंट्स के अलावा भी. दिस इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़. और जब आपका इम्यून सिस्टम बेसिकली पैथोजेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, और बहुत सारा डैमेज होता है आपकी बॉडी में. आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोन्स में आपके आर्थराइटिस हो जाता है, और आपकी जॉइंट्स में लाइनिंग जो होती है उसमें बहुत सारी पेन आने लग जाती है, स्वेलिंग होने लग जाती है, तो बोन टूटने लग जाती है ऑलमोस्ट, और आपकी बॉडी में डिफॉर्मिटी सी आ जाती है. फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट मूव सो ईजिली. So there is no cure actually, but you have to reduce the pain only. That how can you manage it? तो zinc is very important, especially for bone hemostasis. और ऐसा बोला गया है कि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो it can reduce arthritis. So that's all headlines. I hope you like this full videos, and continue with working hard and making your notes. Thank you.